Good evening, everyone. Is audio video clear for all? Audio video clear है सबके लिए? Clear है. So audio video is clear. So the last class we were discussing सीमेंट हो गया था, लाइम हो गया था, हमने मोटार स्टार्ट कर दिया था. We started the मोटार. मोटार में हमने what is मोटार that we have discussed. मोटार की डिस्कशन कर ली थी. फिर हमने मेरे ख्याल से एक दो न्यूमेरिकल कर लिए थे इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी निकालने के लिए. फिर हम बात कर रहे थे कौन कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए मोटार के अंदर, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द मोटार. फिर हमने बात करी प्रॉपर्टीज ऑफ द फाइन एग्रीगेट टू बी पोजेस्ड विच इज टू बी यूज इन द मोटार. और लास्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन था हमारा कि क्या फंक्शंस होते हैं फाइन एग्रीगेट के, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ फाइन एग्रीगेट. यहाँ तक हमने डिस्कशन कर ली थी. अब टिल हियर द डिस्कशन वाज बीइंग डन. 4-5 फंक्शन बताए थे आपको. स्ट्रेंथ को रीएडजस्ट कराता है, फाइन एग्रीगेट बल्क इम्पार्ट करता है, श्रिंकेज कम करता है, सेटिंग यूनिफॉर्म कराता है, सरफेस एरिया बढ़ा देता है, इंक्रीजेस सरफेस एरिया ओवर विच बाइंडिंग मटेरियल कैन बी अप्लाइड. तो यहाँ तक की डिस्कशन हमने कर ली थी. अब उसके आगे बढ़ेंगे. विल कंटिन्यू विद दैट ओनली. मोटार की डिस्कशन चल रही थी, कंटिन्यूएशन इन दैट. एक्सपेक्ट अ प्रॉब्लम फ्रॉम दिस टॉपिक नाउ. अब जो करने वाले हैं उसमें से एक सवाल जरूर मिलेगा आपको. So next of the point of reference is classification of motor. तो अगला पॉइंट ऑफ डिस्कशन है हमारी मोटार की क्लासिफिकेशन. सो नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ रेफरेंस इज क्लासिफिकेशन ऑफ मोटार. तो मोटार को क्लासिफाई करने के बहुत सारे तरीके हैं. देयर आर सेवरल मेथड्स अवेलेबल टू क्लासिफाई द मोटार. अब क्या क्या तरीके हैं उसको उठा के देखते हैं. सो फर्स्ट पॉइंट, सो वी कैन से मोटार कैन बी क्लासिफाइड. सो मोटार कैन बी classified. Motor can be classified on the basis of the following. So motor can be classified on the basis of the following. देखिए कौन कौन से तरीके हैं. पहला तरीका, so first of the method by which you can classify the motor. So first is on the basis of bulk density. So on the basis of bulk density. तो पहला तरीका जिससे मैं मोटार को क्लासिफाई कर सकता हूँ वो है ऑन बेसिस ऑफ बल्क डेंसिटी, कि मोटार की बल्क डेंसिटी कितनी है. So on basis of bulk density. So first of the method available to classify the motor is on the basis of the bulk density. So direct classification है. क्या direct classification है? तो हम बोल सकते हैं पहला type of motor. So type of motor, then we can mention what. फिर हम उसकी डेंसिटी मेंशन कर सकते हैं. डेंसिटी चलेगी kg पर मीटर क्यूब के अंदर. और इसको बनाने के लिए आपने एग्रीगेट कौन कौन से यूज किए. तो ये भी सवाल पूछ लेता है कई बार, which of the aggregates are being used for the preparation of a particular type of motor. तो क्लासिफिकेशन क्या होगी हमारी. क्लासिफिकेशन होगी हैवी मोटार, क्लासिफिकेशन होगी हमारी लाइट मोटार. सो मोटार कैन बी हैवी मोटार, मोटार कैन बी लाइट मोटार. सो हैवी मोटार, लाइट मोटार, दोनों ही मोटार है. डेंसिटी अगर 1500 kg पर मीटर क्यूब से ज्यादा हुई, इसे क्या बोल देंगे, हैवी मोटार बोल देंगे. सो इट विल बी टर्म्ड एज हैवी मोटार. 1500 किलो से कम हुई, इसको हम बोल देंगे लाइट मोटार. लाइट वेट भी बोल सकते हो, हैवी वेट भी बोल सकते हो, एक ही बात है. फिर एग्रीगेट कौन कौन से यूज किए. एग्रीगेट यूज किए हमने यहाँ पे हैवी सैंड, तो जिसकी बल्क डेंसिटी क्या हो, ज्यादा हो. नेक्स्ट लाइट मोटार, हेयर लाइट पोरस सैंड इज यूज्ड. पोरस का मतलब क्या होता है. पोरस का मतलब वॉइड ज्यादा है. वॉइड ज्यादा है मतलब एयर ज्यादा है. एयर ज्यादा, वेट क्या मिलेगा आपको, कम मिलेगा. सो वेट विल बी कंपैरेटिवली लेस. नेक्स्ट, सो लाइट पोरस सैंड. स्लैग यूज कर सकते हो, so you can use slag also. So slag. तो ये मेरी पहली क्लासिफिकेशन खत्म हो गई. दिस इज द फर्स्ट क्लासिफिकेशन. So first of the classification of the motor is on the basis of what? On the basis of its bulk density. तो मेरे ख्याल से टेबल सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है. एक और एडिशनल जानकारी दी हुई है कि इस मोटार को बनाने के लिए आप एग्रीगेट कौन सा यूज करोगे, विच टाइप ऑफ मोटार इज बीइंग यूज्ड. तो ये पहला तरीका है हमारे मोटार को क्लासिफाई करने का. द फर्स्ट ऑफ द मेथड अवेलेबल is on the basis of the density of the motor.
नोट करो फटाफट। डन, ठीक है। डेंसिटी ऑफ द मोटार। नेक्स्ट ऑफ द मेथड, on the basis of the strength, on basis of strength imparted, on the basis of the strength imparted in masonry work, मोटार कितनी स्ट्रेंथ इम्पार्ट करता है मेसनरी वर्क के अंदर। तो ये भी एक तरीका है मोटार को क्लासिफाई करने का, और जनरली पूछा जाता है ये भी, इसी में से उठा के सवाल पूछता है। तो अगला तरीका जिससे मैं मोटार को क्लासिफाई कर सकता हूँ कि वो कितनी स्ट्रेंथ इम्पार्ट करा देगा हमारे मेसनरी वर्क के अंदर, इसका आइडिया भी मैंने आपको दिया था लास्ट क्लास में। कहाँ आइडिया दिया था मैंने कि मेसनरी में अगर मैक्सिमम स्ट्रेंथ की भी बात करो कि 10 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर के आसपास सही होती है। इसीलिए बाइंडिंग मटेरियल के साथ क्या यूज कर लेते हैं हम, इसलिए बाइंडिंग मटेरियल के साथ क्या यूज करते हैं, फाइन एग्रीगेट यूज करते हैं। हेंस अलोंग विद द बाइंडिंग मटेरियल फाइन एग्रीगेट इज यूज्ड, क्योंकि वो फाइन एग्रीगेट क्या करेगा, स्ट्रेंथ को रीएडजस्ट कराने में हमारी हेल्प करेगा। इट विल हेल्प इन रीएडजस्टिंग द स्ट्रेंथ ऑफ द मोटार। तो वो चीज यहाँ से और क्लियर हो जाएगी। दैट कैन बी क्लैरिफाइड फ्रॉम हियर आल्सो। सो टाइप ऑफ मोटार, H1, H2, M1, M2, M3, L1, L2. Strength greater than equal to 10, 6 to 7.5, 3 to 6, 2 to 3, then 1.5, then 0.7, 0.5. चेक कर लो। तो ये जो क्लासिफिकेशन है मोटार की किस बिहाफ पे चल रही है कि वो कितनी स्ट्रेंथ इंपार्ट कर रहा है हमारे मेसनरी वर्क के अंदर। अब यहाँ पे जो नोटेशंस है उनका मतलब भी स्टैंडर्ड है। जैसे H का मतलब है हाई स्ट्रेंथ, M का मतलब है मीडियम स्ट्रेंथ, और L का मतलब है लो स्ट्रेंथ। तो हाई स्ट्रेंथ मोटार, मीडियम स्ट्रेंथ मोटार, लो स्ट्रेंथ मोटार। जैसे जैसे इन सिंबल्स के आगे नंबर की वैल्यू बढ़ती जाएगी वैसे वैसे स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाएगी। कहने का मतलब है H2 की वैल्यू H1 से कम होगी, यानी H2 की स्ट्रेंथ H1 से कम होगी, M2 की M1 से कम होगी, M3 की M2 से कम होगी। और ये तो ऑब्वियस ही बात है कि मीडियम स्ट्रेंथ मोटार की स्ट्रेंथ हाई स्ट्रेंथ से कम होगी, लो स्ट्रेंथ मोटार की स्ट्रेंथ मीडियम स्ट्रेंथ से कम होगी। वैल्यू कितनी है वो साथ में मेंशन्ड है। इसमें से 4 उठाएगा मोटार, बोलेगा अरेंज करो असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो वो तो वैसे ही अरेंज कर सकते हैं। दैट कैन बी अरेंज। तो या तो मुझे वैल्यूज पता हो ये सारी, तो कई बार वैल्यूज पूछेगा, या मुझे ये बेसिक कंसेप्ट पता हो कि H का मतलब हाई है, M का मतलब मीडियम है, L का मतलब लो है, और आगे जो नंबर लगे हुए हैं जैसे जैसे इनकी वैल्यूज बढ़ती जाएंगी स्ट्रेंथ रिड्यूस होती जाएगी, स्ट्रेंथ विल रिड्यूस। So this is also one of the method of classification of motor. ये भी एक तरीका बनता है मोटार को क्लासिफाई करने का। नोटेड। चले आगे, चलिए कंटिन्यू। हो गया, ये दूसरा तरीका हो गया मोटर को क्लासिफाई करने का। नेक्स्ट, on the basis of binding material, on the basis of binding material, कौन सा बाइंडिंग मटेरियल आप यूज कर रहे हो मोटार के अंदर। ये तो सिंपल सा है, जैसा बाइंडिंग मटेरियल यूज करूंगा वैसा ही उसका नाम रख दूंगा। तो जैसा बाइंडिंग मटेरियल यूज करूंगा वैसा ही नाम पड़ जाएगा। जैसे एग्जांपल देता हूँ, यू कैन गेट सेवरल एग्जांपल्स इन दिस। तो जैसे मैंने नाम रखा सीमेंट मोटार, इसका मतलब इसमें बाइंडिंग मटेरियल क्या है, सीमेंट है। तो इफ आई एम सेइंग सीमेंट मोटार, इट मींस द बाइंडिंग मटेरियल इज व्हाट, सीमेंट ओनली। अच्छा, इसकी प्रॉपर्टी क्या क्या होंगी, क्या क्या एडवांटेज निकाल के देगा।
इसमें प्रॉपर्टी होगी कि भैया स्ट्रेंथ ज्यादा है, स्ट्रेंथ ज्यादा है और रेट ऑफ सेटिंग ज्यादा है। तो स्ट्रेंथ, रेट ऑफ सेटिंग क्या मिलेगी आपको, ज्यादा मिलेगी। तो ये इसका एडवांटेज है। तो स्ट्रेंथ इज मोर, रेट ऑफ सेटिंग इज मोर, जल्दी सेट हो जाएगा सीमेंट ये। तो ये एडवांटेज निकल के आता है। अगला मोटार हमारा लाइम मोटार। ऑब्वियस सी बात है, अब बाइंडिंग मटेरियल कौन है इसके अंदर, लाइम है। अब जो ऊपर एडवांटेज लिखी थी वो इसकी ड्रॉबैक है। कहने का था लाइम मोटार की स्ट्रेंथ कम है, लाइम मोटार में रेट ऑफ सेटिंग क्या मिलेगी आपको, कम मिलेगी। पर इसके एडवांटेज है। क्या एडवांटेज है इसका, एडवांटेज है कि इसमें श्रिंकेज कम होती है। सो श्रिंकेज कॉमा कॉस्ट कम मिलेगी आपको। तो श्रिंकेज कॉमा कॉस्ट इज लेस। एंड फायदे और क्या हो सकते हैं, ड्यूरेबल। सो ड्यूरेबिलिटी, तो अगली अगर हम बात करें सो विल से ड्यूरेबिलिटी। तो ड्यूरेबिलिटी, देन प्लास्टिसिटी, देन प्लास्टिसिटी, वर्केबिलिटी इज मोर। ये मैंने इसके सारे फायदे लिख दिए। अब चेक करके देखो, सीमेंट की स्ट्रेंथ ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है और रेट ऑफ सेटिंग ज्यादा, ये भी बताने की जरूरत नहीं है, अंडरस्टैंडेबल है। अब आते हैं लाइम के ऊपर। लाइम का जो पार्टिकल साइज है सीमेंट के पार्टिकल साइज से बड़ा है। इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ वॉइड कम है, इसका मतलब डिक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ वॉइड कम है, यानी श्रिंकेज कम होगी। तो ये बात भी समझ में आती है। लाइम की कॉस्ट कम होगी, नेचुरली ऑब्टेन किया, सीमेंट को हमने बनाया है, महंगा बनता है, तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ज्यादा निकल के आती है। क्योंकि लाइम के अंदर वॉल्यूम चेंजेस कम निकल के आ रहे हैं बिकॉज ऑफ इट्स बिगर साइज, इसकी ड्यूरेबिलिटी ज्यादा है, क्रैक कम डेवलप होंगे, डेवलपमेंट ऑफ द क्रैक इज कंपैरेटिवली लेस इन दिस केस। नेक्स्ट, लाइम क्योंकि पार्टिकल साइज बड़ा है, स्पेसिफिक सरफेस एरिया कम है, लुब्रिकेशन ज्यादा मिलेगी। इसका मतलब वर्केबिलिटी और प्लास्टिसिटी ज्यादा निकल के आती है। वर्केबिलिटी एंड प्लास्टिसिटी इज कंपैरेटिवली मोर। तो लाइम मोटार के साथ काम करना आसान होता है इन कंपैरिजन टू सीमेंट मोटार। तो ये सारी प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन कर दी, यू कैन रेफर ऑल दी प्रॉपर्टीज। क्लियर है? नेक्स्ट ऑफ द मोटार which falls in this category is gypsum मोटार। तो इसका मतलब यहां पर कौन यूज किया हुआ है, यहाँ पर किसको यूज किया हुआ है, जिप्सम को यूज किया हुआ है हमने एज अ बाइंडिंग मटेरियल। तो यार जिप्सम इज यूज एज बाइंडिंग मटेरियल, है कैल्शियम CaSO4, और कैल्शियम के पास क्या होती है, कैल्शियम के पास क्या अवेलेबल होती है, बाइंडिंग प्रॉपर्टी अवेलेबल होती है, अवेलेबल। तो कैल्शियम हैज द बाइंडिंग प्रॉपर्टी विद इट। नेक्स्ट 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 ऑफ द मोटार इज टर्म्ड एज लाइम सीमेंट मोटार। सो नेक्स्ट इज लाइम सीमेंट मोटार, और इसको हम बोलते हैं गेज्ड मोटार, और इसको हम बोलते हैं कॉम्पोजिट मोटार। सबका मतलब एक ही है। तो कॉम्पोजिट मोटार, सो क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि आप लाइम और सीमेंट दोनों यूज कर रहे हो एज अ बाइंडिंग मटेरियल। इसको गेज मोटार भी बोलते हैं, इसको कॉम्पोजिट मोटार भी बोला जाता है। इट मे आल्सो बी टर्म्ड एज गेज मोटार, इट मे आल्सो बी टर्म्ड एज कॉम्पोजिट मोटार। समझने के लिए यहाँ पे जो सीमेंट और लाइम की प्रोपोर्शन है वो भी मेंशन कर देता हूँ। तो सीमेंट और लाइम की प्रोपोर्शन बता रहा हूँ, आई एम मेंशनिंग द प्रोपोर्शन ऑफ सीमेंट लाइम, आई एम नॉट मेंशनिंग द प्रोपोर्शन ऑफ बाइंडिंग मटेरियल एंड एग्रीगेट। तो ध्यान रखना है इस चीज का। तो इस मोटार के अंदर सीमेंट और लाइम की प्रोपोर्शन, तो सीमेंट और लाइम की प्रोपोर्शन वेरी करती है। तो सीमेंट और लाइम की प्रोपोर्शन वेरी करती है 1:6 से लेके 1:8। तो ये प्रोपोर्शन सीमेंट लाइम की है, साथ में एग्रीगेट तो होगा हमारा, अलॉन्ग विद दिस एग्रीगेट इज देयर। तो इस मोटार के पास कौन कौन सी प्रॉपर्टी है, इस मोटार के पास सीमेंट वाले मोटार की प्रॉपर्टी भी है, लाइम वाले मोटार की भी प्रॉपर्टी है। तो दोनों प्रॉपर्टी निकल के आ जाएंगी। तो लाइम सीमेंट मोटार की स्ट्रेंथ लाइम मोटार से ज्यादा, रेट ऑफ सेटिंग लाइम मोटार से ज्यादा, श्रिंकेज सीमेंट मोटार से कम, कॉस्ट सीमेंट मोटार से कम, ड्यूरेबिलिटी प्लास्टिसिटी वर्केबिलिटी सीमेंट मोटार से ज्यादा। तो इट पोजेस बोथ द एडवांटेजेस, तो दोनों के एडवांटेज निकाल लेता है। तो जैसा बाइंडिंग मटेरियल यूज किया वैसा हमने, ऐसी टाइप ऑफ बाइंडिंग मटेरियल यूज, वैसे उसका नाम रख दिया। The type of the name is being mentioned. Noted.
ये क्लासिफिकेशन थी हमारी तीसरी, ऑन द बेसिस ऑफ बाइंडिंग मटेरियल। छोटा सी है, नहीं कैपिटल है। नेक्स्ट ऑफ द क्लासिफिकेशन इज ऑन बेसिस ऑफ एग्रीगेट। कैसा एग्रीगेट हमने यूज किया? पीछे बाइंडिंग मटेरियल था, अब हमारा एग्रीगेट आ गया, तो जैसा एग्रीगेट वैसा नाम। तो जैसे हम बोलेंगे सैंड मोटार। अब क्या मतलब हुआ सैंड मोटार का? कि इस बार एग्रीगेट किसको यूज किया आपने? सैंड को। बाइंडिंग मटेरियल कुछ भी हो सकती है। नेक्स्ट सुर्खी मोटार, यानी इस बार हमने एग्रीगेट किसको यूज किया है? सुर्खी को यूज किया है। सो एग्रीगेट यूज है सुर्खी, तो नाम क्या पड़ गया? सुर्खी मोटार। नेक्स्ट सैंड सुर्खी मोटार। सो सैंड सुर्खी मोटार। अब क्या मतलब है? इस बार सैंड भी यूज कर रखी है, सुर्खी भी यूज कर रही है एज एन एग्रीगेट। तो जैसा और भी लिख सकते हो आप। तो आप बोल सकते हो फ्लाई ऐश मोटार, लिख लो भैया फ्लाई ऐश मोटार। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब फ्लाई ऐश को आप यूज कर सकते हो एज अ बाइंडिंग मटेरियल ऑल्सो, फ्लाई ऐश को यूज कर सकते हो एज आप एग्रीगेट ऑल्सो। तो डिपेंड करेगा कि किस तरीके से यूज कर रहे हो। फ्लाई ऐश के साथ सीमेंट भी मिला रहे हो, एग्रीगेट की तरह काम कर रहा है, इट इज वर्किंग एज एन एग्रीगेट। नेक्स्ट, आप फ्लाई ऐश के साथ सैंड मिला रहे हो, उसका मतलब बाइंडिंग मटेरियल की तरह काम कर रहा है, इट इज एक्टिंग एज अ बाइंडिंग मटेरियल। तो जैसे ही आप एग्रीगेट चेंज कर दोगे, उसका नाम चेंज हो जाएगा, इट्स नेम विल चेंज। तो डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ एग्रीगेट, नोमेनक्लेचर कैन बी देयर। नोमेनक्लेचर डाल सकते हो उसकी। नोट करो, फटाफट चले आगे। लो, सिंडर मोटार। नोटेड। नेक्स्ट ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ मोटार। अगला क्लासिफिकेशन मोटार का है। नेक्स्ट ऑफ द क्लासिफिकेशन इज ऑन बेसिस ऑफ next of the classification is on basis of application. So next of the classification is on basis of the application. वे कहाँ यूज कर रहे हो? तो अगली क्लासिफिकेशन है कहाँ पर हम मोटार को यूज कर रहे हैं। तो उसके हिसाब से, जैसे फिनिशिंग मोटार किसमें यूज करोगे भैया? फिनिशिंग वर्क में। ब्रिक लेइंग मोटार किसमें यूज करोगे? मेसनरी वर्क के लिए। तो इस तरीके से भी क्लासिफाई कर सकते हैं। सो ब्रिक लेइंग लिख सकते हो, मेसनरी भी लिख सकते हो। तो पहला, वी कैन से ब्रिक लेइंग मोटार। सो ब्रिक लेइंग या मेसनरी मोटार। तो क्या इसका फंक्शन बताने की जरूरत है या एप्लीकेशन बताने की जरूरत है? तो ये मोटार हमने किसके लिए बनाया हुआ है? ये मोटार हमने मेसनरी वर्क के लिए बना रखा है। अब ऑब्वियसली इस मोटार को बनाओगे कैसे? सीमेंट कौन सा यूज करूंगा? इस मोटार को बनाने के लिए सीमेंट कौन सी यूज करूंगा? नाम में लिखा हुआ है मेसनरी सीमेंट यूज करूंगा। ये सीमेंट में आपको बताया था कि मेसनरी सीमेंट की प्रॉपर्टी क्या होती है, सारी जानकारी दे रखी थी। ऑल द इंफॉर्मेशन वर बीइंग गिवन टू यू। तो इसको बनाने के लिए हम क्या यूज करेंगे? इन ऑर्डर टू प्रिपेयर दिस आई विल बी यूजिंग व्हाट? मेसनरी सीमेंट। नेक्स्ट, फिनिशिंग मोटार। सो नेक्स्ट इज फिनिशिंग मोटार। कहाँ यूज किया जाएगा इसको? या फिनिशिंग वर्क के लिए। सो इट इज यूज फॉर द फिनिशिंग वर्क। लिख भी देता हूँ नहीं तो। सो यूज फॉर मेसनरी वर्क। सो यूज फॉर मेसनरी वर्क। ये यूज फॉर फिनिशिंग वर्क। सो यूज फॉर फिनिशिंग वर्क। सो यूज फॉर फिनिशिंग वर्क। जैसे एग्जांपल, ऑर्नामेंटल वर्क। ऑर्नामेंटल वर्क, देन डेकोरेटिव वर्क। डेकोरेटिव वर्क, देन प्लास्टरिंग। प्लास्टरिंग में यूज कर सकते हो इसको। तो इसको हमने फिनिशिंग मोटार का नाम दे दिया। सो दिस इज टर्म्ड एज फिनिशिंग मोटार। नोट करो फटाफट।
रियल लाइफ में तो ऐसे बहुत सारी चीजें नहीं देखे हो अभी, अभी तो हो गए कहाँ, अभी तो बहुत चीजें देखनी है। नोट कर लिया सबने? तो ये हो गया एप्लीकेशन के बिहाफ पे। नेक्स्ट, ए बी सी डी ई एफ। नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ रेफरेंस इज स्पेशल टाइप ऑफ मोटार। अगेन हाईली प्रोबेबल क्वेश्चंस आते हैं इसमें से। सो स्पेशल टाइप ऑफ मोटार। अभी हमारे स्पेशल टाइप ऑफ मोटार है भैया। क्या है स्पेशल टाइप ऑफ मोटार? जैसे हमारे स्पेशल टाइप ऑफ सीमेंट है ना, सो एज वी वर हैविंग स्पेशल टाइप ऑफ सीमेंट, वैसे ही क्या है हमारे पास, जैसे हमारे पास स्पेशल टाइप ऑफ सीमेंट थे वैसे ही क्या है हमारे पास स्पेशल टाइप ऑफ मोटार है। इसका मतलब इसकी क्या पता होनी चाहिए मुझे, इसका मतलब इसकी क्या पता होनी चाहिए मुझे, स्पेशलिटी पता होनी चाहिए। स्पेशल टाइप ऑफ मोटार है, इसका मतलब क्या हुआ, वे स्पेशलिटी पता होनी चाहिए। वी शुड नो द स्पेशलिटी ऑफ दिस। अच्छा, स्पेशलिटी के बाद फिर कहाँ यूज करोगे वो भी समझ में आ जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। कैन बी अंडरस्टूड वेरी इजिली, कैन बी अंडरस्टूड वेरी इजिली, तो बहुत ही आसानी से समझ में आ जाता है। तो जैसी स्पेशलिटी निकल के आ जाएगी, एज सुन एज दी स्पेशलिटी इज नोन टू अस, व्हाट कैन बी डन, इसकी एप्लीकेशन निकल के आ जाएगी। वी कैन रेफर द एप्लीकेशन ऑल्सो। क्लियर है? अब एक एक करके स्पेशलिटी निकालते हैं इन सबकी। सो विल रेफर डिफरेंट टाइप ऑफ स्पेशल मोटार। सो पहला स्पेशल मोटार, इसमें हम नंबर चेंज करते हैं। फर्स्ट इज पैकिंग मोटार। द फर्स्ट ऑफ द स्पेशल टाइप ऑफ मोटार इज टर्म्ड एज पैकिंग मोटार। नाम से क्या समझ में आ रहा है भैया, पैकिंग के लिए यूज करोगे तो कहीं ना कहीं पैक करनी होगी कुछ चीज, वहां पर यूज करते हैं। कहाँ यूज करते हैं? इट इज यूज फॉर द पैकिंग ऑफ द ऑयल वेल। अब ऑयल वेल क्या होता है? ऑयल वेल वो वेल जिसमें से हम ऑयल बाहर निकालते हैं, जिसको टेक्निकली ऑयल वेल बोला जाता है। अब उसकी पैकिंग करने के लिए किसको यूज करते हैं? पैकिंग मोटार को यूज कर लेते हैं। क्लियर चीज? अच्छा, ये हमारा सीमेंट सैंड मोटार भी हो सकता है। इट कैन बी सीमेंट सैंड मोटार ऑल्सो। इसमें आप सैंड की जगह लोम भी यूज कर सकते हो। इंस्टेड ऑफ सैंड यू कैन यूज लोम ऑल्सो, तो दोनों चीजें निकल के आ जाती हैं। इसमें बाइंडिंग क्या होनी चाहिए? ज्यादा निकल के आनी चाहिए। इसमें परमिबिलिटी क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। इट्स परमिबिलिटी शुड बी कंपैरेटिवली लेस। तो हम बोल सकते हैं इट इज यूज्ड, इट इज यूज्ड फॉर पैकिंग ऑफ व्हाट? ऑयल वेल। अच्छा, ऑयल वेल को मैंने कहीं और भी डिस्कस किया था। नहीं, अभी आगे आएगा एडमिक्सचर के अंदर, अभी एडमिक्सचर हुए नहीं है। So it is used for packing of oil well. So it is used for packing of oil wells. Oil well क्या होते हैं? वो well जिसमें से oil को extract किया जाता है। So it is used for the packing of oil wells. Next, and it can be, कौन सा हो सकता है? And it can be cement sand mortar और सीमेंट लोम मोटार। लोम जैसे सैंड हमारी सॉइल है, लोम भी सॉइल है, मिक्सचर होती है क्ले सिल्ट और सैंड का। तो लोम सॉइल इज अ मिक्सचर ऑफ क्ले सिल्ट एंड सैंड। तो हमने किया क्या, सैंड से भी छोटी साइज के सॉइल को यूज कर लिया। तो सैंड से भी छोटी साइज के सॉइल को यूज किया, इसका मतलब क्या बढ़वा दिया आपने? इसका मतलब क्या बढ़वा दिया आपने? सरफेस एरिया बढ़वा दिया। परमिबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ये परमिबिलिटी विल बी रिड्यूस्ड। तो नाम रख दिया हमने पैकिंग मोटार। तो ये स्पेशलिटी है इसके पास। दिस इज द स्पेशलिटी विद दिस। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, नेक्स्ट स्पेशल मोटार है हमारे पास डैम प्रूफ मोटार। नेक्स्ट ऑफ द स्पेशल मोटार इज डैम प्रूफ मोटार। क्या प्रॉपर्टी है इसके पास? क्या प्रॉपर्टी है इसके पास? वह डैम प्रूफ है, पानी को पास नहीं होने देगा। तो ये क्या करता है? पानी को पास नहीं होने देता। कहाँ यूज करोगे इसे? कहाँ यूज करोगे भाई? यूज भी एस्टिमेशन कॉस्ट टीपीसी बनाने में यूज करूंगा उसको मैं। तो जहां मुझे टीपीसी बनानी होगी, डैम प्रूफ मोटार को यूज कर लेंगे। प्रॉपर्टी है इसके पास। और टीपीसी का काम भी क्या होता है? पानी के मूवमेंट को रोकना। सो विल से
It is prepared using it is prepared using high grade sulfate resisting cement, and quartz sand. Next, it is used for what? It is used for preventing flow of water through it. पानी के फ्लो को रोकने के लिए यूज करते हैं इसको। तो जो भी स्पेशलिटी है नाम में लिखी हुई मिलेगी आपको। वॉट एवर इज द स्पेशलिटी इन एवरी टाइप ऑफ बिल्डिंग मटेरियल दैट यू विल फाइंड बीइंग मेंशन्ड इन द नेम, वो डायरेक्टली हम नाम में डाल देते हैं। नोटेड? चले आगे। चलो, एक आउट ऑफ टॉपिक डाउट है एनवायरनमेंट का, कोई बता नहीं रहा अगर डाइल्यूशन 1:10 है तो डाइल्यूशन फैक्टर कितना होगा। बेटा कोई बताया नहीं, बताया, मेरे नोट्स बता देंगे आपको, नोट्स खोल के देख लो, इतनी सिंपल चीज है, नोट खोल के देख लो, फ्री में टॉपिक करा रखा है, स्पेशल क्लास में मिल जाएगा, यूट्यूब क्लास में मिल जाएगा, बताओ कितना आसान चीज है। कोई और बता नहीं, पता, मैंने तो बता रखा है, इतनी आसान चीज है, नोट्स खोल के देख लो, उसमें भी दिक्कत है यूट्यूब पे देख लो, क्लास मिल जाएगी आपको इसकी। सो 1 2 3। So next of the special type of motor is sound absorbing motor। तो अगला जो स्पेशल टाइप ऑफ मोटर है वो हमारा साउंड एब्जॉर्बिंग मोटर। सो नेक्स्ट ऑफ द स्पेशलिटी साउंड एब्जॉर्बिंग मोटर, यानी इंसुलेटर का काम करता है ये। कौन सी इंसुलेशन? साउंड की इंसुलेशन। तो अब नाम से पता चल गया ये क्या करेगा, साउंड को भैया पास नहीं होने देगा। ठीक है, अच्छी बात है, कहाँ यूज करोगे, 1000 एप्लीकेशन है, तो जहां पर भी आपको साउंड बाहर नहीं जाने देनी वहां पर यूज करो। सारे कंट्रोल ही चले गए यहाँ से, कहाँ चलेगी कंट्रोल? अच्छा अब आ गए, हाँ ठीक है। वॉल्यूम आ रही है? हाँ आ रही है, क्लियर है। सो साउंड एब्जॉर्बिंग मोटर क्या करता है? साउंड एब्जॉर्बिंग मोटर ये साउंड को एब्जॉर्ब कर लेगा, तो कहाँ यूज करेंगे? जहाँ से मुझे साउंड बाहर नहीं जाने देनी है। तो जैसे एग्जांपल स्टूडियो में लगा लो, मूवी हॉल में लगा लो, पंप हाउस में लगा लो, जहाँ पर हैवी मशीनरी यूज की जाती है, वेयर हैवी मशीनरी इज यूज्ड। नेक्स्ट जो हमारा एयरपोर्ट के आसपास वाला एरिया होता है वहाँ पर इसको यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि साउंड बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पे, जब फ्लाइट टेक ऑफ करती है, लैंड करती है, बहुत ज़्यादा
नॉइस क्रिएट होता है, तो उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, साउंड एब्जॉर्बिंग मोटार यूज करते हैं। तो ये एप्लीकेशन निकल के आ गया, दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ द साउंड एब्जॉर्बिंग मोटार। सो क्या प्रॉपर्टी है, कैसे लिख रहे थे, इसके सामने से लिख रहे थे ना। सो इट इज प्रिपेयर्ड, so it is prepared with PSC, lime, prepared with PSC, lime यूज कर लो, gypsum, gypsum as binding material, as binding material, as binding material, and caustic magnesite sand as aggregate, sand as aggregate. Next point of reference, it is used, it is used, it is used, used for what, हाँ यूज कर सकते हो। It is used for studios, then aerodrome, then मूवी हॉल्स एक्सेट्रा। तो कुछ एप्लीकेशन दे दिया आपको, फ्यू एप्लीकेशंस आर गिवन टू यू। तो उसको बनाने के लिए किसको यूज कर सकते हैं, पीएससी। व्हाट इज पीएससी, कौन सा सीमेंट है ये, विच टाइप ऑफ सीमेंट इज पीएससी, पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट है। तो पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट यूज करो, लाइम यूज करो, जिप्सम यूज करो एज अ बाइंडिंग मटेरियल। तो ये हमारे बाइंडिंग मटेरियल आ गया। फिर एग्रीगेट यूज करना है, सैंड यूज कर लेते हैं। कौन सी, कॉस्टिक मैग्नेसाइट सैंड यूज कर लेते हैं, यानी जिसमें क्या हो, आपको कैल्शियम भी मिले और मैग्नीशियम भी मिले, इन विच यू विल फाइंड एक्सेस ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। अभी तो बताया, पीछे पहले हिंदी में जानकारी दी पूरी, फिर उसके बाद अंग्रेजी में नाम लिख दिया। तो स्पेशल प्रॉपर्टी नाम के अंदर है, बनाने का तरीका आपको बता दिया, द मेथड ऑफ प्रिपरेशन वी हैव डिस्कस्ड। नेक्स्ट ऑफ द स्पेशल प्रॉपर्टी, अगली स्पेशल प्रॉपर्टी, अगली स्पेशल प्रॉपर्टी हमारे पास एक्सरे शील्डिंग मोटार, कैपिटल में लिख रहे हैं ना। तो एक्सरे शील्डिंग मोटार क्या करेगा ये, सो एक्सरे शील्डिंग मोटार, अगेन नाम में लिखा हुआ है, या रेस को पास नहीं होने देगा, इट विल नॉट बी, इट विल नॉट परमिट द रेस टू पास थ्रू इट। तो नाम रख दिया एक्सरे शील्डिंग मोटार। यहाँ से एप्लीकेशन भी निकल के आ गई। क्या एप्लीकेशन निकल के आ गई, भैया यूज करेंगे जहाँ से हम नहीं चाहते कि भैया रेस बाहर निकले। हॉस्पिटल में यूज करते हो, जो आपकी लैब्स होती हैं वहां पर यूज कर लेते हो, जो रिसर्च फैसिलिटीज होती हैं वहां पर यूज कर लेते हैं, जो आपके न्यूक्लियर प्लांट्स होते हैं वहां पर यूज कर लेते हैं। तो ये इसकी एप्लीकेशन निकल के आ गई, दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ दिस मोटार। तो ये परमिट नहीं करता लाइट को पास होने से या एक्सरेज को पास होने के लिए। सो वील से नेक्स्ट, इट इज हैवी मोटार, it is heavy motor, it is heavy motor required, required for plastering, required for plastering wall and roof, wall and roof of एक्सरे कैबिनेट। अब जहां पर भी एक्सरे कैबिनेट होते हैं वहां पर आप इस मोटार को यूज कर सकते हो, रूफ ऑफ एक्सरे कैबिनेट, एक्सरे कैबिनेट। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस बनता कैसे है, इट इज प्रिपेयर्ड, इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम वेल ग्रेडेड सैंड। वेल ग्रेडेड सैंड, वॉइड कम होंगे ज्यादा होंगे, वेल ग्रेडेड सैंड एंड ओपीसी और पीएससी। तो वॉइड्स क्या निकल के आ जाएंगे, कम निकल के आ जाएंगे। लाइट किस में से पास करेगी, वॉइड्स में से पास करेगी, तो वॉइड को रिड्यूस करना है आपको।
तो जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके वॉइड की साइज को रिड्यूस करते जाओ, कीप ऑन रिड्यूसिंग द साइज ऑफ द वॉइड्स। तो ये एप्लीकेशन निकल के आ गया, दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ मोटार। क्लियर है? चले, नेक्स्ट ऑफ द स्पेशल टाइप ऑफ मोटार इज मड मोटार। तो अगला जो स्पेशल टाइप ऑफ मोटार है उसको बोलते हैं मड मोटार। नाम में लिखा हुआ है, कैन बी रेफर फ्रॉम द नेम इटसेल्फ। तो इस मोटार में हम किसको यूज करेंगे? इस मोटार में हम किसको यूज कर लेते हैं? मड को यूज कर लेते हैं। ये मड क्या होती है? ये मिक्सचर होती है किसकी? सैंड और क्ले की। तो मिक्सचर ऑफ सैंड एंड क्ले। क्लियर है पूरी कहानी? हाँ, इसमें बाइंडिंग मटेरियल हमारी काउडंग यूज होती है। सो बाइंडिंग मटेरियल यूज इज काउडंग। तो जहाँ पर बाइंडिंग मटेरियल लाइम अवेलेबल नहीं हो, सीमेंट अवेलेबल नहीं हो, वहां पर इसको यूज कर लेते हैं। देयर इट कैन बी यूज्ड। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, इसकी कॉस्ट क्या मिलेगी आपको? बहुत कम मिलेगी। तो बनाने की कॉस्ट कम मिलेगी पर मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है। इट्स मेंटेनेंस कॉस्ट इज वेरी हाई। व्हाट अबाउट दी स्ट्रेंथ? स्ट्रेंथ कम मिलेगी। श्रिंकेज क्या होगी? ज्यादा होगी। अच्छा, इसमें क्यूरिंग करने की जरूरत नहीं होती है। देयर इज नो नीड टू फॉर क्यूरिंग, अपने आप सूख जाता है। तो एडवांटेज है इसका, भैया क्यूरिंग के लिए पानी की रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो ये कुछ बातें निकल के आ गई। कहाँ यूज कर सकते हो? जैसे विलेजेस में यूज करते हैं, इज यूज इन विलेजेस। सो मड मोटार, सो क्या है मड मोटार? सो वी कैन से इट मे बी डिफाइंड। अगर इसकी पिक्चर मिल जाए तो शेयर कर देना एक, शेयर द पिक्चर ऑफ दिस। सो इट मे बी डिफाइंड एज अ मिक्सचर, it may be defined as a mixture of sand, water, clay, sand, water, clay। तो सैंड हो गया, वाटर हो गया, क्ले हो गया। तो सैंड, वाटर, क्ले, साथ में काउडंग। सैंड, वाटर, क्ले, काउडंग ब्रैकेट में डाल दिया। काउडंग किसकी तरह काम करती है? काउडंग काम करती है बाइंडिंग मटेरियल की तरह। सो एक्टिंग एज बाइंडिंग मटेरियल। सो एक्टिंग एज बाइंडिंग मटेरियल। सो एक्टिंग एज बाइंडिंग मटेरियल। So it is defined as a mixture of sand, water, clay and cow dung. Cow dung. ठीक है, in specified proportion. In specified proportion. तो specified proportion में proportion जनरली कितना होता है? 1:5 एंड 1:6 का। तो 1:5 से लेके 1:6 की proportion मिल जाएगी आपको। क्लियर? नेक्स्ट, it is cheaper. It is cheaper and does not require what? Does not require any curing. कोई curing की requirement नहीं होती है। नेक्स्ट, it has low strength. It has low strength. Low strength. Next, high maintenance cost. High maintenance cost. High maintenance cost and is prone to shrinkage. And is prone to shrinkage. लो, ये सारी जानकारी आ गई इसकी। तो जितने पॉसिबल मोटार हो सकते थे वो सारे बता दिए आपको। एंड इज प्रोन टू श्रिंकेज, तो श्रिंकेज की टेंडेंसी ज्यादा होती है इसके अंदर। टेंडेंसी ऑफ द श्रिंकेज इज कंपैरेटिवली मोर।
एक पिक्चर आई हुई है, रियल पिक्चर यू कैन सी, ये रियल पिक्चर है। खत्म कहानी आपके क्लासिफिकेशन ऑफ मोटार की। देयर आर n टाइप्स ऑफ मेथड बाय विच क्लासिफिकेशन कैन बी डन। अब इतने सारे तरीके हैं क्लासिफिकेशन करने के। क्लियर है? चलो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस। नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ रेफरेंस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव आता है इसमें से। सो नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ रेफरेंस इज सिलेक्शन ऑफ मोटार। So next of the point of reference is selection of motor. So selection of motor कहने का मतलब है एक पर्टिकुलर काम में आप कौन सा मोटार यूज करोगे। तो डायरेक्टली गाइडलाइन है उसकी, तो एक काम दे देगा आपको, बोलेगा इस काम में कौन सा मोटार यूज करें। सो डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ वर्क, कैसा काम है, हम एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ मोटार को यूज करते हैं। ठीक है, अब मैं वो तो बता ही दूंगा मैं कौन से काम में कौन सा मोटार यूज करोगे, कितनी प्रोपोर्शन में क्या होना चाहिए, पर एक बेसिक कंसेप्ट फॉलो करना है इसके अंदर। क्या बेसिक कंसेप्ट फॉलो करना? हमें पता है स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होती है, सीमेंट मोटार की ज्यादा होती है, लाइम मोटार की ज्यादा होती है। हु स्ट्रेंथ इज मोर, सीमेंट मोटार और लाइम मोटार? तो सीमेंट मोटार की स्ट्रेंथ लाइम मोटार से ज्यादा निकल के आती है, पता है हमें, वी आर नोन टू दिस फैक्ट, कोई बड़ी बात नहीं है। इसका मतलब सेम काम के लिए, इसका मतलब सेम काम के लिए सीमेंट मोटार में आपको सीमेंट ज्यादा चाहिए होगा या लाइम मोटार में आपको लाइम ज्यादा चाहिए होगा? सेम काम के लिए सीमेंट मोटार में आपको सीमेंट ज्यादा चाहिए होगा या लाइम मोटार में आपको लाइम ज्यादा चाहिए होगा? तो सेम काम के लिए लाइम की रिक्वायरमेंट क्या होगी? ज्यादा होगी। अगर लाइम की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी, व्हाट अबाउट फाइन एग्रीगेट? व्हाट अबाउट फाइन एग्रीगेट? कम होगा। अब इस कंसेप्ट को अप्लाई करना है यहाँ पे, तो दिखेगा आपको हर जगह ये कंसेप्ट दिखेगा। तो जो बेसिक कंसेप्ट इन्वॉल्व है वो बता दिया आपको, दैट इज बीइंग डिस्कस्ड हियर। सो वी कैन से, तो बोल सकते हैं द पर्टिकुलर टाइप ऑफ मोटार, the particular type of motor to be used, the particular type of motor to be used for construction, particular type of motor to be used for construction is as follows। कौन सी कंस्ट्रक्शन में कौन सा मोटार यूज कर रहे हैं उसकी जानकारी देनी है। अब यहाँ पर तो वैसे नहीं आ पाएगा, अगले पेज पे गया पूरी टेबल बनानी पड़ेगी। सो फर्स्ट पॉइंट मैंने मेंशन किया नेचर ऑफ वर्क, भैया काम कैसा है। अब उस काम के हिसाब से हम क्या डिसाइड करेंगे? काम के हिसाब से हम डिसाइड करेंगे भैया टाइप ऑफ मोटार, कि मोटार कौन सी है। So then we'll be deciding the type of motor. So type of motor. जब मोटार निकल के आ जाएगी लास्ट में हम डिस्कस करेंगे प्रपोर्शन। तो सबसे लास्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस है प्रपोर्शन। अब इसको बाइफरगेट अगर हम करें, प्रपोर्शन सबसे छोटी चीज होगी लिखने के लिए, सबसे कम जगह इसको देते हैं, इससे भी कम जगह में हो जाएगा ये तो। देन विल टॉक अबाउट टाइप ऑफ मोटार और फाइनली नेचर ऑफ वर्क, क्या हमारा काम है। तो कौन से काम में कौन सा मोटार और कितनी प्रोपोर्शन में, दिस बिकम्स द पॉइंट ऑफ डिस्कशन। सो फर्स्ट है हमारा कंस्ट्रक्शन वर्क। फर्स्ट पॉइंट सेज कंस्ट्रक्शन वर्क इन waterlogged area, construction work in waterlogged area and exposed position। आपको कंस्ट्रक्शन वर्क करना है कि इसमें वाटरलॉग्ड एरिया में। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वाटरलॉग्ड एरिया? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वाटरलॉग्ड एरिया? वाटरलॉग्ड एरिया वो एरिया जिसमें पानी मिलेगा आपको, इन विच यू विल फाइंड वाटर। तो हम इसको यूज कर सकते हैं किसको? सो वी कैन यूज सीमेंट और लाइम मोटार। सो सीमेंट और लाइम मोटार, सीमेंट मोटार भी यूज कर सकते हो, लाइम मोटार भी यूज कर सकते हो। यू कैन यूज सीमेंट ऑल्सो, यू कैन यूज लाइम ऑल्सो। अच्छा देखो ब्रैकेट में लाइम के साथ क्या लिखा है, कौन सी लाइम? ब्रैकेट में लाइम के साथ क्या लिखा है, कौन सी लाइन?
हाइड्रोलिक लाइन क्या होती है? हाइड्रोलिक लाइन, व्हाट इज टर्म्ड एज हाइड्रोलिक लाइन? पीछे बता रखा है, जो पानी में क्या कर जाती है? सेट कर जाती है। बता तो रखा है हाइड्रोलिक लाइन क्यों बोलते हैं इसे, बिकॉज दिस लाइन इज केपेबल ऑफ सेटिंग इन वाटर, इसीलिए हमने इसको यूज कर लिया। इसको वाटर लाइन भी बोला जाता है, और पानी में तो यूज करना है मुझे इसको, आई हैव टू यूज दिस इन वाटर ओनली। तो पीछे वाली सारी एप्लीकेशन ही तो है, तो पीछे से उठा के एप्लीकेशन दे दी आपको यहाँ पे। सो नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ रेफरेंस, नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ रेफरेंस है डैम प्रूफ कोर्स, जिसको आप डीपीसी बोल देते हो। तो डैम प्रूफ कोर्स, डैम प्रूफ कोर्स डीपीसी पहला, दूसरा सीमेंट कंक्रीट पेमेंट। तो दो एप्लीकेशन है एक साथ। तो सीमेंट कंक्रीट की पेमेंट, तो एक डीपीसी बोल दिया और एक सीमेंट कंक्रीट की पेमेंट बोल दी। क्या यूज करेंगे? विल बी यूजिंग सीमेंट मोटार। तो हम सीमेंट मोटार यूज करेंगे दी प्रोपोर्शन ऑफ 1:2। अब जरा देखो दोनों मोटार को, फर्स्ट एंड सेकंड वन, दोनों में से कौन से मोटार की स्ट्रेंथ ज्यादा है? पहले और दूसरे में से किसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है? दूसरे वाले मोटार की स्ट्रेंथ ज्यादा है। क्यों? क्योंकि इसमें क्ले की प्रोपोर्शन क्या है? ज्यादा है। द प्रोपोर्शन ऑफ, सॉरी, सीमेंट की प्रोपोर्शन क्या है? ज्यादा है। अब आप बोलोगे सर सीमेंट की प्रोपोर्शन तो कैसे ज्यादा है? सर सीमेंट तो दोनों में बराबर है, 1:1। टोटल देखना है ना आपको। एक पार्ट सीमेंट का है आउट ऑफ 3 पार्ट, यहाँ पे एक पार्ट सीमेंट है आउट ऑफ 4 पार्ट। इसका मतलब इसमें 25% सीमेंट है, इसमें 33% सीमेंट है। तो दूसरे वाले में 33% सीमेंट है, पहले वाले में 25% सीमेंट है। तो दूसरे वाले की स्ट्रेंथ क्या मिलेगी आपको? ज्यादा मिलेगी। द सेकंड केस स्ट्रेंथ विल कम आउट टू बी मोर। नेक्स्ट, next of the application, next of the application says general RCC work। जनरल आरसीसी वर्क, जनरल आरसीसी वर्क जैसे जनरल आरसीसी वर्क हो गया, एग्जांपल यही चला लेते हैं। जैसे वॉल हो गई, जैसे कॉलम हो गया, जैसे स्लैब हो गया, जैसे स्टेयर्स हो गई, जैसे स्टेयर्स हो गई, जैसे लिंटल्स हो गई। तो ये सारे एग्जांपल दे दिए आपको। सीमेंट कंक्रीट पेमेंट में मोटार कहाँ यूज होता है? अच्छा भैया, बहुत बढ़िया। सो यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं सीमेंट मोटार को। सो हियर आल्सो सीमेंट मोटार इज बीइंग यूज्ड। सो जनरल आरसीसी वर्क, तो यहाँ पर भी हमें सीमेंट मोटार यूज करना है, प्रोपोर्शन चेंज हो जाएगी 1:3। तो यहाँ पे स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट कंपैरेटिवली कम है पिछले वाले से। बीम भी आ जाएगा इसके अंदर, बीम भी यूज कर सकते हो। लिंटल बोल दिया, वो आ गई बीम उसके अंदर ही। सो बीम इज ऑल्सो जनरल आरसीसी वर्क। नोटेड। सर्वे भाई होगा ना सर आरसीसी में? सर्या क्या बोल रही है? नेक्स्ट डी, नेक्स्ट नेचर ऑफ वर्क, नेक्स्ट नेचर ऑफ वर्क है इंटरनल वॉल। इंटरनल वॉल एंड सरफेस ऑफ लेस इंपॉर्टेंस, एंड सरफेस ऑफ लेस इंपॉर्टेंस, कम इंपॉर्टेंस वाली सरफेस। यहाँ पर आप यूज कर सकते हो लाइम सिंडर मोटार। सो हेयर यू कैन यूज लाइम सिंडर मोटार।
दोनों का मतलब पता है, लाइम भी पता है हमें, सेंटर भी पता है, बोथ इज नोन टू अस। सो लाइम सेंटर मोटार, तो लाइम सेंटर मोटार प्रोपोर्शन 1:3। क्यों यूज कर पाए इस मोटार को? क्योंकि इंपॉर्टेंस क्या है हमारे स्ट्रक्चर की, कम है। इंटरनल वॉल की इंपॉर्टेंस कम क्यों है? वेयर एंड टेयर कम होगा, एक्सपोज नहीं है टू द एटमॉस्फेयर, इट इज नॉट एक्सपोज टू द एटमॉस्फेयर, तो वेयर एंड टेयर कम निकल के आ जाती है। तो इसका मतलब अब आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो किसके साथ? मटेरियल्स के साथ। इंटरनल वॉल का लोड से क्या लेने देना? इंटरनल में लोड बेयरिंग वॉल नहीं होती क्या? नोटेड? ए बी सी डी ई। नेक्स्ट है मोटार फॉर, टाइम है ना अभी, ये टॉपिक तो खत्म हो जाएगा। मोटार फॉर लेइंग फायर ब्रिक्स, अभी करेंगे ब्रिक्स के टॉपिक के अंदर। हाउएवर ब्रिक्स के टॉपिक के अंदर तो आ जाएगी फायर ब्रिक्स क्या होती है, नहीं भी कर रखा आप तो इतनी जानकारी दे दी आपको कि नाम से उठा लोगे सारी चीजें। तो फायर ब्रिक्स, वो ब्रिक्स जिनकी रेजिस्टेंस अगेंस्ट फायर क्या होती है, जिनकी रेजिस्टेंस अगेंस्ट फायर क्या होती है, ज्यादा होती है, whose resistance against fire is comparatively more, तो उसको हम फायर ब्रिक्स बोल देते हैं। दिस इज टेक्निकली टर्म्ड एज व्हाट? फायर ब्रिक्स। किसको यूज करोगे? व्हाट विल बी यूज्ड? स्पेशल मोटार यूज करेंगे, फायर रेजिस्टेंट मोटार। आ गया स्पेशल टाइप ऑफ मोटार। कैसे बनाओगे इसको आप? हाउ यू विल मेक इट? फायर रेजिस्टेंट सीमेंट यूज करोगे, साथ में सुर्खी यूज करोगे। सुर्खी किससे बनाओगे? फायर क्ले ब्रिक से बनाओगे। So we'll be using 1:2। तो 1:2, 1:2 इसको नोट करके आगे लिख देता हूँ, जगह यहीं पे खत्म भी हो गया पेज हमारा। सो वील से वन पार्ट ऑफ व्हाट, नोट डाल के बताता हूँ ना उसको। सो वील से नोट, नोट में वन डाला, वन पार्ट ऑफ व्हाट, वन पार्ट ऑफ हाई एल्यूमिना सीमेंट एंड टू पार्ट्स ऑफ व्हाट, टू पार्ट्स ऑफ सुर्खी prepared from fire clay bricks, prepared from fire clay bricks, फायर क्ले ब्रिक्स। फायर क्ले ब्रिक्स मतलब जिनकी रेजिस्टेंस अगेंस्ट फायर क्या होती है, ज्यादा होती है। तुम तो खुद ही ये चीजें निकाल सकते हो आप। फायर क्ले ब्रिक्स। ये लो बैक स्लाइड। सिंडर पीछे लेक्चर देखो जाके, बीच में ज्वाइन करोगे थोड़ी ना समझ में आएगी। ये देखो दूसरा आया, आपकी सॉइल की क्लास देख रहा हूँ, सॉइल का ये प्लॉट बता दो, समझ में नहीं आ रहा। अच्छा ये बंद करके सॉइल बता दो। सीमेंट कंक्रीट पेमेंट वाला बता दीजिए, क्या बताना है सीमेंट कंक्रीट पेमेंट के अंदर? सीमेंट कंक्रीट पेमेंट में भी मोटार यूज की जाती है। इन सीमेंट कंक्रीट पेमेंट आल्सो मोटार इज यूज्ड। तो जहां पर भी आरसीसी वर्क आएगा वहां पे सब जगह मोटार यूज होती है। नहीं देखा सर, अब बताओ इसमें मैं कैसे हेल्प करूं आपकी? नहीं बताया सिंडर, बहुत बढ़िया, फोटो तक मिल जाएगी सिंडर की। नहीं बताया ना सिंडर, फोटो तक मिल जाएगी सिंडर की। जरा फोटो खींच नोट्स में से फोटो खींच के भेजना जरा। सेंटर जो जहां डिस्कस किया वो भी बताना, और सेंटर की फोटो मेरे इधर क्लास में से स्नैपशॉट निकाल के भेजना। क्लास में से स्नैपशॉट निकाल के भेजना, कहाँ बताया वो भी बता देता हूँ। जब शुरू में हम एग्रीगेट यूज कर रहे होंगे वहां पे डिस्कस किया होगा सेंटर के बारे में, फोटो तक दिखाई होगी। अभी आ जाएगी, रुको, क्लास में से निकाल के देगा कोई ना कोई स्नैपशॉट। क्या था? फायर रेजिस्टेंट मोटार, अच्छा ये तो हो गया ना, फायर रेजिस्टेंट मोटार हो गया। ये नोट में इसकी वो भी डाल दी। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब वो बाइफर्केशन वैसे ही है, पीछे मैंने टाइटल नहीं डाला, आई हैव नॉट यूज द टाइटल।
टाइटल वैसे ही चल रही है हमारी, जैसे पीछे थी सेम वही टाइटल चल रहा है, उसमें कोई चेंज नहीं है। नेक्स्ट ABCDE, इंटरनल वॉल हो गया, लेइंग ब्रिक्स हो गया, F। So next of the nature of work. Next of the nature of work is partition wall. Partition wall and parapet wall. Partition wall समझ में आती है, दो एरिया को सेपरेट आउट करने के लिए जो वॉल बनाई जाती है, सबके घरों में होगी। दो कमरों के बीच में जो वॉल बनेगी, हॉल के बीच में, कमरे के बीच में जो वॉल बनेगी, उसे पार्टीशन वॉल बोला जाता है। ये हाफ ब्रिक थिक होती है, तो अलग बात है, हो सकता है थिकनेस नहीं दिखती हो आपकी, आधी ब्रिक के थिकनेस के बराबर होती है। पैरापेट वॉल ये भी बता रखी है आपको, दिस इज ऑल्सो बीइंग डिस्कस। बाउंड्री वॉल होती है हमारी छत पे जो वॉल बनी हुई होगी आपकी, इसको पैरापेट वॉल बोला जाता है। सो दिस इज टर्म्ड एज पैरापेट वॉल। इसमें आप सीमेंट मोटार भी यूज कर सकते हो और लाइम मोटार भी यूज कर सकते हो। तो यू कैन यूज सीमेंट मोटार ऑल्सो, यू कैन यूज लाइम मोटार ऑल्सो। तो सीमेंट मोटार, लाइम मोटार, so cement and lime both motor can be used 1:3, 1:1। जरा चेक करना, एनालाइज। सीमेंट मोटार में सीमेंट ज्यादा है, लाइम मोटार के अंदर लाइम ज्यादा है? सीमेंट मोटार में सीमेंट ज्यादा है, लाइम मोटार में लाइम ज्यादा है। तो लाइम मोटार में लाइम ज्यादा है, 50% लाइम है, जबकि सीमेंट मोटार में सीमेंट कितनी है, 25% ही है। तो इसमें सीमेंट 25% है, पर इसमें लाइम कितनी है, 50% है। ऑब्वियसली बात है, लाइम की स्ट्रेंथ क्या होती है, कम होती है, इट्स स्ट्रेंथ इज लेस। ABCDEF G। नेक्स्ट इज प्लास्टर वर्क। क्या काम होता है प्लास्टर का, व्हाट द पर्पस ऑफ प्लास्टर? पहली चीज, प्लास्टर का वर्क होता है मेसनरी के ऊपर स्मूथ सरफेस प्रोवाइड करना, ताकि आप फिनिशिंग वर्क कर पाओ। द पर्पस ऑफ द प्लास्टर इज टू प्रोवाइड द स्मूथ सरफेस सो दैट यू कैन गो फॉर फिनिशिंग, ताकि आप व्हाइट वॉश कर पाओ, पेंट कर पाओ। तो व्हाइट वॉश और पेंट करने के लिए मुझे स्मूथ सरफेस चाहिए, वो प्लास्टर से निकल के आती है। नेक्स्ट, इसका काम होता है मेसनरी की वेयर एंड टेयर बचाना। तीसरा, ये स्ट्रेंथ इम्पार्ट नहीं करता, लिख के देगा आपको कि भैया प्लास्टर से स्ट्रेंथ आती है, नहीं आती प्लास्टर से, इसका काम स्ट्रेंथ इम्पार्ट करना नहीं है। तो इसका काम है वेयर एंड टेयर से बचाना है, इसका काम है स्मूथ सरफेस प्रोवाइड करना जिसके ऊपर आप पेंट कर पाओ, जिसके ऊपर आप व्हाइट वॉश कर पाओ। तो इसमें आप सीमेंट मोटार भी यूज कर सकते हो, इसमें आप लाइम मोटार भी यूज कर सकते हो। यू कैन यूज सीमेंट मोटार, यू कैन यूज लाइम मोटार ऑल्सो। दोनों मोटार काम कर जाएंगे, सीमेंट भी काम कर जाएगा, लाइम भी कर जाएगा। तो सीमेंट मोटार, लाइम मोटार, ऑब्वियसली बात है, कौन सा लाइम यूज करोगे? Which type of lime will be used? Fat lime will be used. You'll be using fat lime. Proportion 1:3 से लेके 1:4, यहाँ पे proportion 1:2। तो here proportion is 1:2। लो, ये सिंडर की फोटो आ गई है। तो ये वॉल्केनिक रॉक होते हैं जिसके अंदर वॉइड्स बहुत ज्यादा हो। दीज आर पोरस रॉक, पोर्स भी दिख भी जाएंगे आपको, देखो जूम करके, यू कैन सी दी वॉइड्स ऑल्सो। तो ये सारे के सारे वॉइड्स हैं इसके अंदर, तो पोरस रॉक होते हैं, वॉल्केनिक एरप्शन के बाद बनता है, उसको सिंडर बोलते हैं। इसका पाउडर बनाओ और यूज कर लो एज एन एग्रीगेट। कन्वर्ट दिस इनटू पाउडर फॉर्म एंड यू कैन यूज इट एज एन एग्रीगेट। तो इसको हम बोल देते हैं सिंडर। दिस इज टेक्निकली टर्म्ड एज सिंडर। लाइक प्यूमाइस, हाँ प्यूमाइस की तरह ही होता है। तो ये हमारा हो गया प्लास्टर वर्क, ABCDEFGH। प्लास्टर वर्क हुआ। नेक्स्ट है पॉइंटिंग वर्क। पॉइंटिंग वर्क, अब क्या होता है पॉइंटिंग वर्क? जब मेसनरी वर्क की जाती है, एग्जांपल लेते हैं, स्टोन मेसनरी ले लेते हैं या ब्रिक मेसनरी, कोई से भी ले लो। टाइम के साथ जब वेयर एंड टेयर होती है, ब्रिक्स के बीच का जो मोटार है वो फॉल कर जाता है। पॉइंटिंग वर्क का मतलब क्या होता है? पॉइंटिंग वर्क का मतलब होता है री एप्लीकेशन ऑफ दैट मोटार, दोबारा से आपको उस मोटार को अप्लाई करना। तो लेट सपोज ये हमारी ब्रिक मेसनरी है, बीच में मोटार लगा हुआ है, अब टाइम के साथ वेयर एंड टेयर होगी, उतर जाएगा।
आपको दोबारा इसके ऊपर मोटार अप्लाई करना है, इसको हम क्या बोल देते हैं, पॉइंटिंग वर्क बोल देते हैं। दिस इज टेक्निकली टर्म्ड एज पॉइंटिंग वर्क। इसमें स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती है, चेक करो। सीमेंट मोटार यूज कर रहे हो 1:1 प्रोपोर्शन का, स्ट्रॉन्गेस्ट मोटार है, इससे स्ट्रॉन्ग मोटार नहीं हो सकता 1:1 प्रोपोर्शन का। यानी 50% सीमेंट यूज कर ली, 50% आपने सैंड यूज कर ली, तो इससे ज्यादा स्ट्रेंथ का मोटार अवेलेबल ही नहीं है। तो सबसे स्ट्रॉन्ग मोटार यूज कर रहे हो, क्यों? क्योंकि स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, द रिक्वायरमेंट ऑफ द स्ट्रेंथ इज कंपैरेटिवली मोर। तो खूब सारी एप्लीकेशन है हमारी, देयर आर सेवरल एप्लीकेशंस अवेलेबल। नेक्स्ट, स्टोन मेसनरी with ordinary stone. Stone masonry with ordinary stones. तो स्टोन मेसनरी ऑर्डिनरी स्टोन के साथ यू कैन यूज लाइम मोटार, यू कैन यूज सीमेंट मोटार, लाइम मोटार एंड सीमेंट मोटार। लाइम मोटार भी यूज कर सकते हैं, सीमेंट मोटार भी यूज कर सकते हैं। 1:2, 1:6। अगेन सेम थिंग, लाइम मोटार में लाइम क्या मिलेगी आपको, ज्यादा मिलेगी, 33% लाइम है। यहाँ पे सीमेंट कितना है, 1/7 है। देख लो 1/7 कितना परसेंटेज होता है, 12-13% के आसपास वैल्यू निकल के आएगी। तो सीमेंट की हमने क्वांटिटी क्या कर दी, कम कर दी, क्योंकि स्ट्रेंथ क्या है, ज्यादा है, स्ट्रेंथ इज मोर। अगर यहीं पे अगर स्टोन की क्वालिटी अच्छी हो जाए, यहीं पे अगर स्टोन की क्वालिटी अच्छी हो जाए, इन दैट केस द रिक्वायरमेंट ऑफ द स्ट्रेंथ इन द मोटार विल बी रिड्यूस। तो मोटार में जो स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्लियर है? तो ये बात भी समझ में आती है। आई जे नेक्स्ट, reinforced brickwork. So next of the application is reinforced brickwork. यहाँ पे आप लाइम मोटार यूज कर सकते हो। हेयर यू कैन यूज लाइम मोटार या सीमेंट मोटार ही चला दो। लाइम मोटार में प्रोपोर्शन कम करनी पड़ेगी, तो सीमेंट मोटार इन दी प्रोपोर्शन ऑफ 1:3। अब ये प्रोपोर्शंस पूछेगा आपसे, मोटार दे देगा, प्रोपोर्शंस पूछ लेगा, एप्लीकेशन दे देगा, प्रोपोर्शंस पूछ लेगा, तो कोई भी एक चीज पूछी जा सकती है। एनी वन थिंग कैन बी आस्क्ड। डन। सो ऑलमोस्ट सारी चीजें हो गई मोटार के अंदर, एक दो पॉइंट बचे हुए हैं, वो कल की क्लास कल खत्म कर देंगे मोटार को। टुमारो वील स्टार्ट विद द एग्रीगेट। एग्रीगेट स्टार्ट कर देंगे। अरे भैया प्रैक्टिस होती तो है यूट्यूब पे, कितनी प्रैक्टिस करोगे? प्रैक्टिस होती तो है यूट्यूब पे, जाके देखो तो सही। इतनी प्रैक्टिस आपके एसएससी वाले नहीं कराते होंगे वहां पे जितनी प्रैक्टिस करा रखी है मैंने। 4 सब्जेक्ट तो खत्म करा दिए प्रैक्टिस करा के। टॉस हो गया है, सॉम हो गया है, बीएमसी हो गया है, एस्टिमेशन कॉस्टिंग चल रही है, और कितनी प्रैक्टिस कराऊं? ग्राउटिंग अभी डिस्कस ही नहीं किया। ग्राउटिंग में तो बहुत सारी चीजें हैं। चलिए बाकी अब कल करते हैं। टुमारो एक दो टॉपिक बचे हैं इसमें मोटार में, देन वील एंटर इनटू एग्रीगेट में एंटर कर जाएंगे। How in lime mortar aggregate proportion will be less because lime proportion is more. लाइम मोटार में लाइम की प्रोपोर्शन ज्यादा है तो एग्रीगेट की प्रोपोर्शन कम हो जाएगी। सीमेंट मोटार में सीमेंट की प्रोपोर्शन कम है तो एग्रीगेट की प्रोपोर्शन ज्यादा हो जाएगी। सिंपल सा है। तो चलिए, थैंक यू एवरीवन।
If we are talking in fixed proportion, if lime increases, doesn't aggregate also increases? If we are talking in fixed proportion, जो भी बोल रहे हो कागज में लिख के दो. आपकी अंग्रेजी समझ में नहीं आई मुझे, कागज में लिख के दो जो भी बोल रहे हो. जो भी कहना चाहते हो कागज में वैल्यू लिख के दे दो कि सर देखो ये बोलना